आचार संहिता लग जाने के बाद उतार दी गई है। लेकिन ये जो ठहरे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये लोग मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं क्योंकि जब ये लखनऊ के इको गार्डन में लगातार सड़क पर बैठे अपनी बात बोलते थक गए, तो अभी इन्हें ये लगा कि अब जनता के बीच जाकर अपनी समस्या बताई जाए, क्योंकि जब नेता नहीं सुनेंगे तो जनता जरूर सुनेगी और जनता ही कुछ बदलाव करेगी। तो भैया यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग इको गार्डन में बैठे थे, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले हैं, कानून को पूरी तरह से उसके प्रोटोकॉल को हम लोग पालन करने वाले हैं। चूंकि आचार संहिता लगी है तो आप आचार संहिता के दायरे में रह के ही जो है कि अपनी बात को रख सकते हैं। तो हम लोग आचार संहिता लग गई है तो फिर इको गार्डन में किसी मंत्री का किसी का हम लोग घेराव नहीं करके हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग माँ बाप जो है, हम पिछड़े दलित हैं, हम निषाद समाज से आते हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके आज हमको टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा पास करवाई, बीएड करवाए, और हमने जब परीक्षा निकाला और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है कि ट्विटर के माध्यम से जो भी विसंगतियाँ आई थी 6800 में, उसके हिसाब से हम लोग को लास्ट लिस्ट में जब नाम आया तो हम लोग विगत 3 साल से अपनी मांग को लेकर के गार्डन में हर जगह जाए, हर दरवाजे पर गए, हर नेता विधायक, हर मंत्रियों के पास गए, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। हमारा संविधान हमको एक संविधान हमारे पास एक अधिकार दे रखा है, वोट का अधिकार दे रखा है। हमने वोट दे करके इस सरकार को उस पद पर बनाया है। हम इसलिए वोट दिए थे इस सरकार को कि हम पिछड़े दलितों की सरकार न्याय करेगी, लेकिन आज ये भरोसा और विश्वास बिल्कुल टूटते हुए नजर आ रहा है। हम गांव-गांव घूम करके बस पिछड़े दलितों को ये जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ अनदेखी हो रहा है, जो आप अपने पिछड़े दलितों के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, पढ़ा के क्या करेंगे जब आगे जाकर के आरक्षण का घोटाला हो जाएगा, आगे जाकर के बहुत सारे पेपर भी लीक हो जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? इस सरकार से कैसे लड़ेंगे? आप इस सरकार को अगर इस तरह से अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो हम तो यही कहेंगे कि इस सरकार को आप वोट कैसे देंगे जब वो सरकार आपको सुनेगी नहीं। तो हम अपनी पीड़ा जन जन तक ले जाएंगे, ले जाकर के बताएंगे कि हम आपका पुत्र हैं, हम समाज का एक बेटा है, हम समाज से आते हैं और समाज में आने के बाद भी हमारा न्याय अब तक नहीं मिला। ये देखिए, बैनर पर वो तमाम माननीय हैं जो क्षेत्र में जाकर यही कहते थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। अब बैनर पर इन्होंने लिख दिया है कि पिछड़े और दलित के आरक्षण के जो बेईमानी हुई है उससे जनता मौन क्यों है, और तमाम बड़े नेताओं का चेहरा जो है वो लगाया गया है। एक तरफ जो है आपको मोदी जी नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको योगी जी नजर आएंगे, उसके बाद लगातार आपको तमाम वो बड़े नेता नजर आएंगे जो आपके क्षेत्र के। तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं क्या भैया? सबसे पहले दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो गोरखपुर के चल के हमारे गाँव जहाँ आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप लखनऊ भी हमारी इको गार्डन में आती थी। तो हम लोगों ने पिछले जो 640 दिनों से जो हम लोगों ने आंदोलन किया, आचार संहिता की वजह से हम लोग को जो है आंदोलन वहाँ से स्थगित करना पड़ा, लेकिन हम लोग रुके नहीं हैं। अब गांव में हर जगह पूरा मुहिम 75 जिला में चल चुका है कि हम लोग जहाँ रहेंगे अपने गांव में जन जन तक पिछड़े दलितों की बस्तियों में जाएंगे, सभी लोग चाचा लोग हैं, तो आप लोग वोट कटवाए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लग तो रहा है नहीं। आप चाह रहे हैं कि आप जनता को जागरूक कर दें, जनता और बता दें कि ये जो तमाम लोग हैं जो आपके नाम पे वोट मांगने आए थे, मैं दीदी मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर जो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ कि मैं वोट कटवाऊँ, मैं जनता को इसलिए बता रहा हूँ, आपकी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। चुनाव अगर जो लड़ना होता है दीदी, हम तो इतने पिछड़े समाज से है, मैं आपको बता दूँ दीदी, मैं इसी गांव के रहने वाला हूं, और जिस समाज जब नेता बनने की आप बात कर रही हैं, मैं आपको बता दूं ये सभी लोग साक्षी हमारे गांव के लोग हैं। देखिए लड़का मुस्कुरा रहा है पीछे। मैं आपको बता दूं कि ये गांव के लोग हमारे लोग हैं। मैं कोरोना में कह रहे हैं कि बैनर पोस्टर लेके वही निकलता है जिसको नेता बनना होता है। बिल्कुल नहीं दीदी, हमें देखिए हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग सरकार के जितने मानक सब हर मानक हमने तो जनरल में फाइट किया है, लेकिन एकेडमिक उड़ान कम होने के नाते, लेकिन हमें जो है जहाँ विद्यालय में होना चाहिए 3 सालों से, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की 6800 की लिस्ट निकाली हम लोग का। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग को जो है बहुत साथ जाति हुआ, 1 हफ्ते के अंदर जो है अधिकारियों से कहा, मीटिंग हुआ था 5 डेलीगेशन टीम से, इनको विद्यालय में आप पहुँचाइए। लेकिन विभाग के हीला हवाली या पता नहीं किसकी मिली भगत है कि हम लोग पिछले 3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल पहले लिस्ट आने के बाद लगभग 2.5 साल और, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिला क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं। इसीलिए हम देखिए गांव-गांव जाते हैं हम लोग, अपने ही 1 लोग या 2 लोग जाते हैं, बाकी वहाँ के पिछड़े से दलित समाज के लोग बुलाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि देखिए हमको न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। दीदी मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ नहीं है, मैं जब कोरोना काल में, जब कोरोना मेरा कम हुआ था, मैं अपने गाँव में करीब सभी लोग साक्षी हैं, सभी लोग करीब 250 बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता था। लेकिन तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष इसी गाँव के निवासी, उनको रास नहीं आई। हमने
कोरोना काल में गल्ला की भी बात उठाया था, 5 किलो गल्ला जो यूनिट पीछे होता है हमारे परिवार ही के हैं कि पूरा दिया जाए, उसके बदले मेरा पैर भी तोड़ दिया गया। जनता के बीच जाते हैं तो क्या समझाते हैं? जनता के आप पढ़े लिखे हैं, जी, आप बता रहे हैं कि टेट किए, सुपर टेट किए और जो तमाम चीजें होती हैं उन चीजों की पढ़ाई की, लेकिन जनता उतनी जागरूक नहीं है, तो आप जाके कैसे समझाते हैं कि आपकी सीधे भोजपुरी में देखिए, हम यहाँ भोजपुरी के हम लोग समझाइए। मान लीजिए कैमरा मैं उनको समझा रहा, देखिए इधर बता दी, मान लीजिए कैमरा जनता है। जी जी। और आप बताइए कि आप देखिए हमारे जो है हमारे चाचा जी लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं और हमारे छोटे भाई अनुज लोग हैं। मैं इनको ये समझाता कि देखिए कि चाचा जी हम लोग यही गाँव के निवासी हैं और सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला भइल बा। घोटाला का मतलब लूट। हमको न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। ये सरकार हम लोगों को एकदम बिल्कुल हल्के में लेती है, कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आरक्षण की वैल्यू जानते नहीं है। इसलिए जन तक बताने आया हूँ कि लोग जितने भी नेता आएंगे वोट मांगने, सभी लोग आप बताइएगा कि हमारे समाज का आरक्षण क्यों खाया जा रहा है। बस इनसे बस यही समझाते कि उनसे सबसे पहले पूछिएगा कि अगर जो हमारे बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने जो भीख मांग कर जो हमको संविधान दिया था कि आज जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था क्यों छीना जा रहा है। हर नेता से ही लोग, समाज के लोग जो है आकर के क्वेश्चन पूछेंगे, कहेंगे कि हमारा जो आरक्षण का पहले हक दिलवाइए, हमने आप वोट दिया था, आगे भी देंगे, लेकिन अगर जो हमारे संवैधानिक जो भेदभाव करेंगे तो हम कतई जो हमारे बाबा साहब के संविधानों के साथ छेड़छाड़ करेगा, हम उसको वोट कतई नहीं देंगे। देखिए इस बैनर पे लिखा हुआ है कि 640 दिन से जो है ये अभ्यर्थी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने दिखाया नहीं है, हमने खुद कवरेज किया, बहुत सारे लोग आते थे, इनसे मिलते थे, इनकी समस्या सुनते थे, और ये लोग खुद भी तमाम माननीयों के घर तक पहुंचे, उनके आवाज तक पहुंचे। पता नहीं मिला आश्वासन, कुछ लोग आश्वासन दिए, कुछ लोग अपने द्वार से धुतकार के भगा दिए क्योंकि चुनाव नहीं था। अब चुनाव है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद चुनाव के समय आप लोग बिल्कुल देखिए तो हम चाहते मुझे लगता है कि हम लोग देखिए वहाँ से जो है सोचे कि अब जाएंगे तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से बात जाए। हम लोग बहुत जल्दी विद्यालय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी चाहेंगे, जजमेंट आने वाला है हाईकोर्ट का, डबल बेंच का, तो अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले लेंगे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने जो गलतियां किया था उसको सुधारते हुए हमको विद्यालय में पहुंचा दे। मैं बता दूं, एक बात आती है कि ये किसी पार्टी के भेजे हुए लोग हैं, तो दीदी इसलिए हम लोग जो है जहाँ जहाँ जाते हैं, देखिए हमारे भाइयों ने जो है 140 रुपया दिया भी, दिखावा हो सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। हमें इन्हीं लोग समाज से जाते हैं, मांगते हैं। और ये भी मैं बता दूं दीदी, ये होता है किसी पार्टी के एजेंट है। मैं बता दूं, मैं आपको आधार कार्ड भी दिखा सकता हूँ। मैं धनंजय गुप्ता हूँ, आए संग्राम निषाद हैं। हम लोग दोनों पिछड़े समाज से आते हैं और हम लोग जो है जगह जगह जा करके, क्योंकि वहाँ से आती कि किसी पार्टी के, विशेष पार्टी के एजेंट हैं और एक विशेष जात को टारगेट करके हमारा धरना, हमारे संघर्ष को हमारे समाज के नेता माननीय राजभर साहब जो है गाली देते हैं, कहते हैं पिछड़े और दलित लात खाने के लायक हैं। क्या हम लोग पिछड़ा दलित क्या होना गुनाह है? अगर जो गुनाह है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो संविधान में जो लिखा हुआ है आरक्षण 27% पिछड़ों को और जो है 21% दलितों को, वो संविधान से एक बार आप निकाल दीजिए। ये न धनंजय गुप्ता मांगने जाएंगे, न संग्राम निषाद, और हमारे समाज के जितने लोग पिछड़े दलित नेता आपके दरवाजे पर कोई नहीं जाएगा। तो भैया नेता होता बनने का मन है क्या आप लोगों को? आप जनता अगर के बीच जा रहे हैं, नेता बनना होता तो 640 दिन का जो धरना इको गार्डन में हम किए थे और वहाँ से हम रोते हुए आए हैं। नेता बनने का शौक होता तो रोते नहीं आते। नेता बनने का अगर शौक होता तो हम जाकर के किसी के साथ प्रचार करते। ये हम उस एक पेट की तलाश कर रहे हैं कि सरकार हमें एक नियुक्ति दे देगी तो हम अपना पेट जिवा लेंगे, अपने परिवार को देख रेख कर लेंगे। आज हमारे बच्चे, अच्छा आप लोग पे आरोप लगता है कि आप लोग जो है वो सपा के एजेंट है और अखिलेश यादव के कहने पे आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि कोई एक अगर कोई साबुत ला दे कि हम सपा के एजेंट हैं तो हम आजीवन गुलामी करेंगे। हम निषाद पार्टी के हम हैं। हम कहते हैं हम निषाद पार्टी के सदस्य हैं। निषाद पार्टी को हमने माना था, निषाद पार्टी को हम वोट दिए थे, इस सरकार को वोट दिए थे। किसी की माँ का लाल में अगर दम है, जो कोई अपने माँ का दूध पिया हो तो मुझे साबित कर दे कि मैं किसी और पार्टी का हूँ, मैं गुलामी लिखाऊंगा। ये सब छोटी मोटी बातें कर करके बगलाने का काम कोई न करे। अच्छा आप निषाद पार्टी का बात कर रहे हैं, तो संजय निषाद से मुलाकात हुई हो कभी? अब आप बता रहे हैं कि आप कार्यकर्ता भी रहे होंगे। बिल्कुल रहे हैं। चोट हमारा पूरा परिवार भी तो होंगे आपको। देखिए संजय निषाद को हम क्या बताएं, हमको लगता है कि जब भी हम उनके दरवाजे पे गए हैं तो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनते ही नहीं है। हम लोग केवल वोटों के सरदार हैं, केवल वोट देते हैं, वो कुछ सुनते ही नहीं है। हम बस एक कठपुतली हैं बेटे, क्या करें। हम कठपुतली बन के कभी उधर मारे जाते हैं, कभी उधर मारे जाते हैं। हम यहाँ पर कठपुतली बन के हैं, बस हमारे सत्ता में कोई जान नहीं है, कुछ नहीं हम कर पाएंगे आप लोग। और आपको लग रहा होगा कि ये दो लोग हैं और गांव में आके ऐसे लोगों को जो है वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग सोशल मीडिया साइट पर जाकर
कोई भी इसमें से कोई भी कीवर्ड जो है आप सर्च कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आज चुनाव का समय है, इसलिए ये लोग नहीं चिल्ला रहे हैं। इससे पहले भी चिल्ला रहे थे और कई बार चिल्ला चुके हैं। कई बार आप लोगों को डिटेन किया गया, फिर से उठा कर इको गार्डन में ला के पटका गया। ये सारी तस्वीरें तो है ना? बिल्कुल सारा कुछ तस्वीरें हैं। और देखिए हम लोग अभी ये जो धरना नहीं कर रहे, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। धरना नहीं है, इसको कोई धरना का रूप नहीं देगा। ये लोग पर्सनली हम लोग घर भर पे जा करके हम लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि हमारी क्या लोग समझ जाते हैं। अब हमारी माँ बाप जब गरीब है तो गरीब का ही दर्द समझेगा। वो जो मोहल्लों में रह रहा है, जो अच्छे मोहल्लों में बंगला में रह रहा है, वो क्या हमारी दर्द को समझेगा? जिसको 24 घंटा सरकार जो है कि अच्छे से पैसा दे रही है, नेता विधायकों के लिए जो पैसा दे रही है, वो क्या हमारी दर्द को समझेंगे? हमारी पीड़ा एक दर्द ही समझेंगे। लोग गले से लगा लेते हैं, रोने लगते हैं। माँ बाप कहते हैं बेटे इस तरह से होगा तो हम लोग क्या करें? हम लोग को इससे बढ़िया बेगर पढ़े निरक्षर रहते ठीक है। अगर नहीं कर पाता है ना तो जाके हर घर जो 6800 का परिवार का घर है, जा करके पूछ लीजिए। सबके माँ बाप आज रोते हुए नजर आएंगे। सबके माँ बाप रो रहे हैं, डिप्रेशन में है। किसी की माँ अपने जान गंवा दी, किसी के बेटे जान गंवा दिए, किसी के बाप जान गंवा दिए इस 6800 के इंतजार में। इस 6800 के इंतजार में बहुत सारे लोग की जाने गई हैं। सरकार को कम से कम इस पर निर्णय लेना चाहिए। क्या पिछड़े दलित होना गुनाह है? आपसे मैं पूछता हूँ। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी महीना हो, ये लोग करीब 1-2 दिन नहीं, करीब 3 सालों से लगातार लखनऊ के इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। तब चुनाव नहीं था, लेकिन ये तमाम माननीयों के घर गए, उनको बताने की कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि इस विषय में किसी को जानकारी नहीं है, जानकारी सबको है। सब जानते हैं कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। प्रधानमंत्री तक कभी खबर पहुंची है कि नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए माननीय अनुप्रिया पटेल जी पेपर में आया था कि भाई माननीय अनुप्रिया पटेल जी प्रधानमंत्री जी के पास और स्वतंत्र देव सिंह के पास जो है कि हम लोग की बात की है। और राहुल गांधी जी पत्र लिखे थे। लेकिन अब क्या वो पत्र का सुनवाई होगी कि नहीं होगी, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। ये तो हम अंदर के विभाग के बारे में नहीं जान पाएंगे। हम बस इतना जानते हैं कि जब राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर आए थे दीदी मैं तब आप लोगों से भी मुलाकात हुई थी। तो क्या लग रहा है कि मतलब मान लेते हैं कि मौजूदा सरकार नहीं सुन रही, तो विपक्ष कुछ कर पाएगी? आप मैं बता दूं कि हमारा मैटर जो है पहुंचा था कि वहाँ से जो है पार्टी कार्यालय से वहाँ से फोन आया। तो हम लोग के माननीय राहुल गांधी जी का अकबरपुर में उन्नाव के जो पहले जो है अकबरपुर में वहाँ से करीब 20 मिनट टाइम दिए। हमारे मामला को उन्होंने पूरा समझा, पूरा ब्रीफ किया। और माने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग का रिपोर्ट था पूरा उन्होंने रीड किया। और उसके बाद जो भी जितना मैटर था माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिस्ट लिया था एक लिस्ट चेक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि माननीय जी आपसे हमारा एक निवेदन है, इसको राजनीति मत करिएगा। क्योंकि हमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट निकाला, पूरा हमें आशा और भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको विद्यालय देंगे। तो उन्होंने कहा कि बताइए हमारे तरफ से क्या पहल हो सकती है। उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि मैं एक सांसद होने के नाते और मुख्य विपक्ष होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखूंगा। और उन्होंने लिखा, वो पूरा वायरल भी हुआ, पूरा हर समाज से सोशल मीडिया से लेकर के पूरा एक जन तक पहुँचा। लेकिन अभी तक हम लोग को जो है न्याय नहीं मिला। और जो राजनीतिक कारण है भाई, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान है, वो जानते भी हैं, आप लोगों की लिस्ट भी निकली है, तमाम नेताओं तक भी आप लोगों की बात पहुंची। अब आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक लेटर भी लिख दिया था प्रधानमंत्री, सबको पता है, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है? बस गुनाह हमारा सिर्फ इतना ही है कि हम पिछड़े दलित हैं। देखिए माननीय जी ने यही अभी पुलिस की भर्ती जब आई थी उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए हमारे इसी देवरिया जिला के ही सलभ त्रिपाठी जी मात्र एक विधायक हैं। महज 3 घंटे के आंदोलन में माननीय सलभ त्रिपाठी जाते हैं, 4 लड़कों को बैठाते हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के जाते हैं। तुरंत ट्विटर हैंडल से आता है कि जो है एज रिलैक्सेशन में 3 सालों का जो है छूट दिया जाता है। और उसके बावजूद भी अभी पुलिस का जो पेपर लीक, आप लोग ये 3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, तो कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा आप लोगों के प्रोटेस्ट में शामिल? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। बस दीदी जो है जो अब तो हम लोग की आदत हो गई है। अब जिस भी नेता मंत्री के हम लोग जाते हैं पिछड़े दलित करके, बाबा वहाँ पीछे भी मैं 19 पूछूंगी तो मैं हम लोग जहाँ जाते हैं सिर्फ जो है हमको लात जूता से और नहीं जाते सूचक गाली से, और नहीं तो हमारी बहनों को जो साल 2-2 साल के बच्चे ले जाती है। कुछ बहनें तो देखिए फोटो है लगा हुआ है। और ये तमाम लोग जो खाकी वर्दी पहने हुए हैं वो कैसे एक महिला को खींच रहे हैं। हाँ तो ही जो हमारी बहनें जाती हैं उसमें यहाँ तक कि कुछ हमारी प्रेग्नेंट बहनों को पेट पर लात मारा जाता है। पता नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी कहने तो अपने आप को जो है संत कहते हैं, लेकिन एक संत ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिस्ट निकालेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा एक ही डिमांड था पिछले जो है 6 महीने से कि माननीय मुख्यमंत्री जी बस टेबल पर हमारे 5 भाइयों से मिल लीजिए, हमें पूरा आशा और भरोसा कि आप हमें विद्यालय पहुंचा देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं सुनी, बस हमको खिलवाए मरवाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे चेहरे से पहचानते हैं। मैं हिंदू वाहिनी का सदस्य रह चुका हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता भी मैं रह चुका हूँ। हमें जो है यहाँ का तत्कालीन जो है माननीय मंत्री जी रह चुके हैं, बहुत बखूबी जानते हैं।
मैं उनके लिए अभी इसी चुनाव के पहले जो विधानसभा का चुनाव था, इसी गांव में सबको, हमारे गांव के लोग साक्षी हैं, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, माननीय मंत्री जी आए थे यहाँ पर, निशा जी, उनके लिए हमने पूरा जो है टेंट का व्यवस्था किया था, रहने का वहाँ जो है माई का व्यवस्था किया था। माननीय जी यहाँ बोल के गए थे, अब पूरा बूथ में इस गांव में सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट मिला था। और उसमें सबको माननीय मंत्री जी से जाके पूछ लीजिए, यहाँ पे जो है माननीय जो निशा जी भैया हर दूसरे लाइन में माननीय 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 इसलिए कह रहे हैं कि सुनने वाले सुने और समझे कि जो कुछ कर पाए ये युवा सब कुछ किया आपके लिए, वोट मांगना हो, जनता को समझाना हो, बुझाना हो, सब कुछ किया। अब ये लोग तीन सालों से आंदोलन भी करते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और कोई सुन भी नहीं रहा है। तो अभी नहीं ये लग रहा है कि जो जनता नेताओं को बनाकर वहां तक पहुंचाती है, अब जनता के बीच ही पहुंचेगी, जनता ही कुछ कर पाएगी। बिल्कुल जनता से के पास इसलिए जा रहा हूँ दीदी, क्योंकि मैं जनता के जाऊंगा, जो अभी तो अब तो लोकतंत्र का पर्व आ गया है ना, तो हमारे बीच लोग आएंगे, तो यही हमारी समाज की जनता, जब पिछड़े दलित के लोग पूछेंगे कि जो 78,000 शिक्षक भर्ती वाले हमेशा लात आप लोग मारते हैं, कि बताइए उनको न्याय क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो पिछड़े और दलित है ना। अगर जो ऐसा है तो हम लोग आपको कतई वोट नहीं देंगे, हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे समाज के लोग कहते हैं बात में हम लोग पूछेंगे। हमने कहा कि आप लोग डरिएगा नहीं, यही एक ऐसा समय है जहाँ माननीय जी लोग मिलते हैं, जहाँ आप जो है अपने आप को जो है राजा होते हैं, यानी जो है लोकतंत्र में जनता राजा होती है। इसीलिए कम से कम ये पूछेंगे और वहाँ तक बात पहुँचेगी, कम से कम कानून तक तो बात पहुँचे कि जन जन तक जो है आंदोलन पहुँच चुका। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं दीदी, जिस दिन हमारे पिछड़े दलित समाज के बीच में ये बातें पहुँच गई, तो जितने हमारे पिछड़े समाज के नेता और मंत्री हमारे चेहरा बन के बने हुए हैं, तो बस हमारे गाड़ी का जैसे मान लीजिए रास्ते का किराया हो जाता है और हो जाता है, हमारे खाने पीने के, देखिए घर से हमको पैसा नहीं मिलता है, बेरोजगार हैं, तो इसलिए हमारे समाज के लोग देते हैं पैसा, इसी पैसे से खाते हैं पीते हैं और हर समाज के पास जाते हैं। ये भी देखिए शर्म का है दीदी, हमारे जब बाबा साहब ने भीख मांगा था, पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं कि आप भीख मांग रहे हैं, तभी तो लगता है, अजीब तो लगता है, लेकिन ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, जिनको विद्यालय में 3 साल पहले होना चाहिए था। हाथ में है, उस पे एक तरफ आरक्षण लिखा हुआ है, दूसरी तरफ भीख लिखा हुआ है और घोटाला लिखा हुआ है, शिक्षक भर्ती घोटाला। और इसमें जो है इन्हें कुछ पैसे मिले हैं और इस पैसे के सहारे ये अपने आंदोलन को या अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। अब सोचने की बात ये है कि जो 3 साल में नहीं सुना गया वो आगे सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, इसकी गारंटी मैं तो दे नहीं सकती। मैं तो सिर्फ ये कर सकती हूँ कि इनकी बात सुनती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। मुझे इतना भी पता है कि आपको भी इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जनता को फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या मतलब है, आपकी थोड़ी नौकरी जा रही है, इनकी जा रही है, इनकी जा रही है और पीछे 1-2 लोग हैं उनकी जा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप स्किप कर देंगे, आप उसको हटा देंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब अगली बार आप मुझे टैग भी दे सकते हैं, कुछ लोग मुझे कहेंगे कि चुनाव का समय है और सरकार की छवि धूमिल करना चाहती, दे दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार जब आप आंदोलन करेंगे ना, तो आप हम जैसे पत्रकारों को ढूंढेंगे कि ऐसे आए कोई हमारी बात सुन ले। लेकिन तब ये सोचिएगा कि तब कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि जब 3 साल से ये लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर बोलते रहे, थक गए। मैं आपको बता रही हूँ कि कई बच्चे वहां पर हैं जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, क्योंकि कोई सुनने वाला था ही नहीं। तो ये वो वाला लोकतंत्र है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ये वो वाला लोकतंत्र है जिसमें जनता को बोलने का हक नहीं है। और वहाँ एक चाचा है, चाचा आप क्या समझते हैं, आप बुजुर्ग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या समझ में आ रहा है आपको? अपने पेट के लिए सर, अपने पेट के लिए जो है एक नई नौकरी मिलेगी, भीख मांगने पर भी भीख देगा कौन? 5 किलो सरकार अनाज देती है, उससे क्या पेट भरेगा? कुछ नहीं, ये अपने मांग को पूरा कर रहे हैं। चाचा कह रहे हैं कि भीख देगा कौन, 80 करोड़ लोग खुद ही 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं, तो वो लोग इनको क्या देंगे जिनके पास खुद ही नहीं है? खुद ही नहीं है सर, इसलिए लोग सभी लोग तबाह हैं, जितने छात्र हैं। तो चाचा नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? अब नौकरी तो सरकार जाने की, सर वैकेंसी निकाल दी गई, कई करोड़ रुपया निकाल दिया गया और सब बच्चे जो है 400-500 लगा करके जो अपना वो वांट भरे और पता चला कि वैकेंसी रद्द कर दी गई। अब वो रुपया और सरकार के खजाने में गया, किसके खजाने में गया, इसको कौन ढूंढ रहा है, कौन जान रहा है, किसको पता है? कुछ नहीं पता है सर। देखिए, कहते हैं कि भारत जो है वो युवाओं का देश है और ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये आपको युवा जरूर नजर आ रहे होंगे। यही वो लोग हैं जो देश में चुनाव कराते हैं, चुनाव जिताते हैं और तमाम ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनको बड़े बड़े पद दिलाते हैं। लेकिन यही लोग जब अपनी मांगों को लेकर इनके पास पहुंचते हैं तो कोई सुनता नहीं है। अब ये सोचने की बात होगी कि इनका ये जो बैनर लेकर गांव में पहुंचना और लोगों को समझाना वो कितना कारगर होगा, ये कल ही बता सकता है। आपको क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ हो सकता है? 3 साल हो गया भैया, आम लोग होते थक गए होते, अब तक घर बैठ गए होते किले। जो आदमी वोट दे करके 5 साल का भरोसा जीत सकता है, 5 साल तक ही तो मैं वोट दिया हूँ कि 5 साल तक हमारी सरकार सुनेगी। तो अभी सरकार उतरी तो नहीं ना है, अभी तो सरकार सत्ते में है ना, तो हम भरोसा करेंगे, क्योंकि हमने यही भरोसा दे करके तो इस सरकार को चुना था। तो हम जब सरकार को हम अपने 5 साल के भरोसे के लिए ही वोट दिया हूँ, तो अभी 5 साल पूरा नहीं है, अभी न्याय होगा और नैया पार होगी।
जैसे श्री रामचंद्र जी को पार निषाद गुह ने कराया था, अब श्री रामचंद्र इस निषाद गुह को भी पार कराएंगे, इस बात का भरोसा है। अगर नहीं पार कराएंगे तो फिर वो दूसरा जमाना था भैया, जब निषाद तो मोदी जी क्यों ये बात? अरे मोदी जी नया राम ले आए हैं, आप वाले राम का बैटरी लो हो चुका है, तो फिर वो हम राम नहीं करेगा। तो आज वाले राम अगर लाए हैं तो आज वाले निषाद गुह भी नहीं रह जाएंगे। अभी तो हम निषाद गुह पहले वाले मान रहे हैं और मोदी जी भी पहले वाले मान रहे हैं। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि अब दूसरा राम है, ये दूसरा भी निषाद गुह है। सत्ता को चढ़ाना जानता हूँ तो सत्ता को उतारना भी जानूंगा, लेकिन अभी हम सरकार को न तो उतारने की बात कर रहा हूँ न चढ़ाने की बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ 6800 की नियुक्ति की मांग कर रहा हूँ। हमें साहब हमारा नियुक्ति दे दीजिए, न किसी के पार्टी में प्रचार करने जाना है न प्रचार करने जाना है। हमें सिर्फ विद्यालय भेज दिया जाए, बच्चों को भविष्य बनाने का काम करेंगे। और अगर नहीं विश्वास है तो वो 6800 को जो जनरल वालों को आप दे दिए है ना, हमें हमारे साथ उनका कंपटीशन करा देख लीजिए, पढ़ाता कौन बढ़िया है, हम बता देंगे कि फर्जीवाड़ा कौन हुआ है, घोटाले से कौन घोटाला किसको किया है, आपको कौन अच्छा है। जो मैं बता दूं, मैं जो लड़के मिनिस्टर बाहर हो या हकीकत में पढ़ने वाले हैं, बाकी इसमें घोटाला भी चला था लेकिन उसका उजागर नहीं हुआ था। इसके बाद से उसमें पेपर भी लिखा हुआ था लेकिन कोई इसको सुनने वाला नहीं था। इसके बाद भी हम लोग बड़ी मेहनत करने के बाद पेपर हम निकाले हैं और सरकार ने माना है, माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, इसलिए हम अपनी बात को उठा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि हम लोग की बस नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हमें कोई राजनीति का नहीं है, हमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं भेज पाएगा। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कोई हमारे साथ कोई राजनीति नहीं कर पाएगा। और एक बात और भी है, मैं बता दूं कि अगर बीजेपी के सिवाय किसी और के पास अगर हम लोग मांग करने के लिए जाते हैं तो लोग लाठी मार के होते हैं कि जिसको तुम वोट दिए उसके पास जाओ, हम तुम्हारा क्या न्याय करेंगे। अच्छा, तो वहाँ भी नहीं सुना जा रहा है और यहाँ भी बात समझिए, सच्चाई है, सच्चाई जानिए इस गरीब का। जो बीजेपी के घर के दरवाजा के सिवाय किसी और दरवाजा पर जाता है तो लाठियां खाता है और कहता है, वो लोग कहते हैं कि हमको तुम सरकार बने, हम तुम्हारा न्याय करेंगे, जाओ जिसको तुम वोट दिए हो। और जी उसके दरवाजे पर जाते हैं ना मैम, तो आप तो देखी होंगी को गार्डन से लेकर के घिरा करके लाठियों से बरसात होती है, वाहनों के कपड़े फाड़े जाते हैं, वाहनों को घिसटा जाता है। और इस तरह से इस सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार का मतलब एक जिसका राजा प्रजा को नहीं भला कर सकती है, वो राजा कैसा हो सकता है। देखिए, देश जो है इस समय जरूर संकट में तो है ही। जो युवा जिनको नौकरी करनी थी, जिन्हें अपना भविष्य बनाना था, देश का भविष्य बनाना था, वो बैनर पोस्टर लेके हाथ में डिब्बा लेकर पैसा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भीख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हम बेरोजगार हैं और हमारे हक को जब छीना जाएगा तो हम ऐसे ही करेंगे कि लोगों के सामने, ये युवा हैं भाई, इनके पास अपार शक्ति है, ये देश को बना सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। लेकिन जब पढ़ा लिखा युवा जो है वो कटोरा लेकर जनता के बीच जाएगा तो सोचिए भारत कैसे एक लोकतांत्रिक, एक बड़ा लोकतांत्रिक देश बन पाएगा, ये एक सवाल है। बाकी चुनाव का माहौल है, क्या पता इनकी बात भी सुन ली जाए, क्योंकि गरीब और असहाय लोगों तक बड़े बड़े दिग्गज लोग भी पहुंच रहे हैं दरवाजे तक, तो क्या पता इनकी बात भी उनके दरवाजे तक पहुंच जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी पीड़ा, इनकी समस्या को गंभीरता से लीजिए और समझिए कि ये युवा है, ये आपके और हमारे भाई हैं, और जब इनको नौकरी मिलेगी तभी देश आगे बढ़ेगा, जब इनको नौकरी मिलेगी, इनका परिवार चलेगा, तभी देश समृद्ध बनेगा। तो इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लीजिए और समझिए कि ये युवा अपने हक के लिए यहाँ पर गाँव के बीच में जो है वो अपनी मांगों को लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई विद्ध बैर नहीं है और कोई राजनीतिक एंगल तो नहीं है ना भैया। बाद में पता चले आप लोग कोई एंगल ले लें, अब वीडियो लोग निकाल के मुझे बोलने लगे। दीदी मैं आपको बता दूं, आप राजनीतिक एंगल नहीं है, क्लियर कर दीजिए। आप माननीय जयप्रकाश निषाद जी से आप पूछ लीजिएगा, ये गांव के लोगों से पूछिएगा कि माननीय जयप्रकाश निषाद के लिए हमने मंच लगवाया था कि नहीं। मैं उनके लिए, मैं उनका कार्यकर्ता रह चुका हूँ। आप जिस राजनीति की बात कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका हूँ। मैंने माननीय जयप्रकाश निषाद जी के पास गए, उन्होंने लेटर जो है संप्रेषित कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, कितने दिन से आप लोग ये बैनर लेके? ये बैनर जब से हम लोग वहाँ से आए हैं, इको गार्डन से 640 दिन हमारे पूरा हो गए, तो उसके बाद आचार संहिता लगे, तो हमने सोचा कि अपनी आवाज़ को जो है अब अपने जन जन के माध्यम से जहाँ हम गांव में होंगे, क्योंकि दीदी हम लोग जो भी प्राइवेट नौकरियाँ करते हैं वो भी छोड़ चुके हैं। क्योंकि हमारी जब लिस्ट आ गई थी हमको पूरा आशा और उम्मीद हो गया था, क्योंकि आंदोलन के बाद लिस्ट आई थी, हमें पूरा जोर शोर लगा करके हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनाया, ताकि माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा लिस्ट निकाला है, इसलिए हमने मंच भी यहाँ लगवाया था। उसी खुशी में कि हमारे माननीय जी ने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा लिस्ट निकाला है, और गाँव में मिठाइयाँ भी बांटा था, लिस्ट आई थी तो सभी लोग को। आप क्योंकि दोबारा बढ़ चढ़ के इस डढ़िया गाँव में पहले पोजीशन पर थे जयप्रकाश निषाद जी, मंत्री थे उस समय। मैं जिला गोरखपुर से हूँ, तहसील चौड़ी चौरा है। मैं इस 6800 की जो लिस्ट आई, मेरा संग्राम को सेंटर जंगा में चलता है, लेकिन उसको मैं कोचिंग को बंद कर दिया, जाके धरना देते देते अपनी मांग करते करते, उसका भरपाई कौन करेगा।
मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मेरा सब कोचिंग छूट गया, मेरे पास कुछ एक भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। बाकी मेरे भाई सब लोग हैं, उन्हीं के पास पढ़ते हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो बेरोजगार हो गए, आज तक अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब आप ही बताइए, हमारा पेट पर्दा भी चला गया, हमको हमारा भाई थोड़ी पैसा देगा, वो कहाँ तक ले देगा? जो पढ़ाएगा वो पैसा अपने रखेगा, हमको देगा। देखिए, भले पैसा ये भीख मांग रहे हो, ये सच बात है, लेकिन ये जो भर्ती है वो ये भीख नहीं मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पेपर दिया था, बाकायदे क्वालिफाई भी हुए थे, और जो लिस्ट आई थी वो भी पूरी ऑथेंटिक थी। अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना हो तो आप सोशल मीडिया साइट पर जाकर 69,000 भर्ती जो है वो सर्च कर सकते हैं। इन युवाओं की पीड़ा आपको गंभीरता से समझ में आ जाएगी कि क्यों ये बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और क्यों ये जनता के बीच जा रहे हैं। सब कुछ समझने के लिए थोड़ा जागरूक आप भी बनिए। बाकी आपको इन लोगों के बारे में क्या कुछ समझ आया है ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को माननीयों तक पहुँचा दीजिए। शायद उनके कानों तक नहीं पहुँच पा रहा होगा, तो हम एक माध्यम बन गए हैं। इनकी आवाज़, इनकी पीड़ा हमने सुन ली है, और आप जो है उन माननीयों तक पहुँचा दीजिए जो इन लोगों का नाम लेते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो नाम लेते हैं, जिन लोग जो नाम लेकर वोट मांगते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि उन्हीं के वर्ग के बच्चे जो हैं वो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आप सुन नहीं रहे। दीदी ये कहना चाहता हूँ कि जब से हम लोग का लिस्ट आया तब से हम लोग त्योहार नहीं मना पाए। अभी होली का जो पर्व हुआ था, तो होली के दिन भी हमने जो है अपने माइक के लिए उठाया था। अपने पीछे बगल वाले में गाँव में जो है दलित बस्ती है, वहाँ जाकर के लोगों को बताया था कि बाबा साहब ने जो हमको आरक्षण दिया था वही आरक्षण हमारा छीना जा रहा है, इसलिए हम होली नहीं खेल रहे हैं, अपने समाज के और पिछड़े दलितों को जगा रहे हैं। अब क्या करें, कहाँ जाएं? यही लोग, गांव के लोग पूछते हैं कि अरे बाबू नौकरियाँ कहाँ मिली, अरे बाबू नौकरियाँ कहाँ मिली। हम लोग तो समाज में अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बने। जिनको जेल में होना चाहिए दीदी, जिसको जेल में होना चाहिए वो लोग जो है आज मलाई काट रहे हैं। आज जिनको जो है स्कूल में होना चाहिए आज भीख मांगने के लिए हमारे 56,000 इस समय 56,000 सैलरी पर मंथ हो गई।